दोस्तों नमस्कार। आइए आज की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आज के करंट अफेयर्स में पहली न्यूज थी पीआईबी पर कि एफसीआई ने एक दिन में खाद्यान्नों की ढुलाई का नया कीर्तिमान बनाया है। 3 अप्रैल और 4 अप्रैल 2020 को लगातार 2 दिनों तक वह प्रत्येक दिन 1.93 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न ले जाया गया है। 24 मार्च जब से लॉकडाउन किया गया तब से प्रत्येक दिन एफसीआई के द्वारा औसतन 1.41 लाख मीट्रिक टन की ढुलाई की गई है। तो इस प्रकार एफसीआई के द्वारा एक अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित किया गया है। तो यहाँ आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में खाद्यान्नों की ढुलाई का नया कीर्तिमान किसने स्थापित किया, तो आंसर हो जाएगा एफसीआई। अब हमारे एग्जाम के लिए इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम एफसीआई के बारे में जान लेते हैं कि एफसीआई है क्या। तो आइए हम जानते हैं कि एफसीआई के बारे में। तो एफसीआई का फुल फॉर्म फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। एफसीआई का फुल फॉर्म फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना एक संसद के अधिनियम के द्वारा, जिसे एफसीआई एक्ट 1964 कहा जाता है, के द्वारा 1965 में 1965 में चेन्नई में की गई थी। तो एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में चेन्नई में एफसीआई एक्ट 1964 के द्वारा की गई थी। जब भी कोई निकाय या संस्था पार्लियामेंट के द्वारा पारित किसी अधिनियम के तहत स्थापित की जाती है तो उसी को स्टैट्यूटरी या सांविधिक निकाय कहा जाता है। तो एफसीआई भी क्या है? एक प्रकार का स्टैट्यूटरी बॉडी या सांविधिक निकाय है। अगर हम बात करें 1965 में, तो ये चेन्नई में स्थापित की गई थी, किंतु बाद में इसका हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली स्थापित कर दिया गया। तो वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? नई दिल्ली में है और यह एक सांविधिक निकाय है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत ही कार्य करती है। इसी को हिंदी में कहें तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और आपूर्ति वितरण मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्यरत है। अब इसके हम कुछ काम देख लें, एक कार्य क्या करती है। तो यह नेशनल फूड पॉलिसी को हासिल करने के लिए तत्पर है और नेशनल फूड पॉलिसी के अंतर्गत यह क्या करती है? तो यह बाजार में इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन को संपन्न करती है। इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन यानी प्रभावी मूल्य समर्थन प्रक्रिया को संपन्न करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो किसानों के द्वारा, जो गरीब किसान हैं, उनको कम से कम इतना उनके उपज का या उत्पादन का मूल्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि वो अपनी जीविका का निर्वाह कर सकें। तो पहला काम है इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन, ताकि पुअर फार्मर्स का वेलफेयर हो सके। अगला दूसरा काम है जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और उनको यानी पीडीएस को ये अनाज वितरण का काम करती है। तो पीडीएस को अनाज वितरण का काम कौन करता है? तो ये एफसीआई के द्वारा किया जाता है। अगला, तो पीडीएस में अनाज बांटने के लिए या अपना
खाद्यान्न का बफर स्टॉक भी तैयार रखती है। तो गेहूं, चावल व अन्य दालों का यह बफर स्टॉक भी अपना रखती है। अगला सबसे लास्ट है कि ये किसानों के साथ साथ उपभोक्ताओं या कंज्यूमर्स को भी यानी ध्यान में रखती है और बाजार में जो मार्केट प्राइस है उसको रेगुलेट करने का काम करती है ताकि उपभोक्ताओं या कंज्यूमर्स को एक रिलायबल प्राइस पर यानी एक नियत मूल्य पर वस्तुएं मिल सके। तो ये आपकी थी एफसीआई के बारे में अब आपका सारी इंफॉर्मेशन आपके पास हो गई है। अगला आपका न्यूज में क्या था कि सीएसओ केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जितने भी प्रधानाचार्य हैं यानी चाहे प्राइमरी, जूनियर या हायर एजुकेशन के या उनको कहा गया कि वह ऑनलाइन तथा डिजिटल मोड में एजुकेशन को प्रमोट करें। तो इसी में ये चर्चा में रहा है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा कई प्रकार के यानी टूल्स, डिजिटल टूल्स विकसित किए गए हैं। उन्हीं में से कुछ इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो इनमें पहला है स्वयं प्रभा। तो पहला कौन सा है? स्वयं प्रभा। तो यह एक 32 DTH चैनल का समूह है। क्या है? 32 DTH चैनल का समूह है जो जीसैट 15 उपग्रह का प्रयोग करता है ताकि हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम यानी उच्च गुणवत्ता शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा सके। तो इसमें पूछा जाएगा कि स्वयं प्रभा है क्या? तो ये 32 DTH चैनल का समूह है जिसमें कौन सा सैटेलाइट प्रयोग होता है? तो जीसैट 15 सैटेलाइट प्रयोग किया जाता है। जीसैट 15 सैटेलाइट प्रयोग किया जाता है ताकि हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम प्रसारित किए जा सके। और यह प्रत्येक दिन कम से कम 4 घंटे पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाता है। 4 घंटे कम से कम, और ये 4 घंटे की पाठ्य सामग्री 5 बार पूरे दिन में रिपीट की जाती है। तो कोई भी छात्र अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी समय जो उसको उपयुक्त लगता है वो चूज कर सकता है और अपनी एजुकेशन को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ा सकता है। तो ये आपका था स्वयं प्रभा पोर्टल। स्वयं प्रभा पोर्टल के बाद अगला हम देखते हैं वो है आपका दीक्षा पोर्टल। क्या है? दीक्षा पोर्टल। और इस पोर्टल का विकास मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा की गई है। तो ये है क्या? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और किसके लिए है? यानी शिक्षकों या टीचर के लिए है ताकि वो अपनी जीवन शैली में अधिक से अधिक डिजिटल रूप को अपना सकें। तो जब भी पूछा जाए दीक्षा पोर्टल किसके लिए है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक शिक्षकों के लिए है ताकि वो अपनी जीवन शैली में अधिक से अधिक डिजिटल रूप को अपना सकें। इस प्रकार यह दीक्षा पोर्टल एक नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। किसके लिए? शिक्षकों के लिए। नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है किसके लिए? शिक्षकों के लिए। इसके अंतर्गत सभी अध्यापक एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजी से सुसज्जित होते हैं यानी उन्नतशील डिजिटल प्रौद्योगिकी से सुसज्जित होते हैं। और यह अध्यापकों को क्या करती है? यानी कि उनकी क्षमता को, उनकी
क्षमता को, टीचिंग क्षमता को क्या करती है, एनेबल, सक्षम बनाती है, एक्सीलरेट करती है, त्वरित करती है तथा एम्पलीफाई करती है। तो ये सब आप किसके अंतर्गत किए जाते हैं, तो दीक्षा पोर्टल के अंतर्गत। तो याद रखिएगा, दो हमने आपको पोर्टल डिस्कस किए, एक आपका स्वयं प्रभा और दूसरा हमने कहा दीक्षा पोर्टल। अगला बात कर लेते हैं, एक आपका NROER है। NROER क्या है, तो नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। NROER नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। इसका विकास NCERT के द्वारा किया गया है। इसका विकास किसके द्वारा किया गया, NCERT के द्वारा किया गया है। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग इसकी फुल फॉर्म है NCERT की। तो NCERT के द्वारा NROER को विकसित किया गया है और इसे 2013 में लॉन्च किया गया और यह नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। इसके बाद इसमें है क्या, तो एजुकेशनल रिसोर्सेज शैक्षणिक संसाधन से संपन्न है जो कई विषयों और कई लैंग्वेज में ये उपलब्ध होता है। ये प्राइमरी से लेकर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा यानी उच्च माध्यमिक स्तर के शैक्षणिक संसाधनों या रिसोर्सेज को उपलब्ध करवाता है। इसके बाद एक और पोर्टल है, उसकी बात कर लेते हैं, ई पाठशाला। ई पाठशाला यह एक प्रकार का पोर्टल है जिसका विकास मानव संसाधन विकास मंत्रालय और NCERT ने मिलकर नवंबर 2015 में किया है। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत शिक्षकों को, छात्रों को, पेरेंट्स को, रिसर्चर्स को, अनुसंधानकर्ताओं को तथा एडुकेटर्स को शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराया जाता है। ई पाठशाला नाम से पता है, ई पाठशाला में क्या होगा, इसमें रिसोर्सेज उपलब्ध होगा, चाहे वो शिक्षक के लिए हो, छात्र के स्टूडेंट के लिए हो, पेरेंट्स के लिए हो, रिसर्चर्स के लिए हो, व एडुकेटर्स के लिए हो, तो इससे फायदा उठाया जा सकता है। तो ये प्रमुख थे आपके क्या, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कुछ महत्वपूर्ण यानी पोर्टल। उसके बाद जो PIB में न्यूज़ थी कि भारतीय नौसेना का एक कैडेट प्रशिक्षण पोत जिसका नाम INS तीर है, या प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की समुद्र पारी तैनाती करके कोची लौट आया है। तो ये पूछा जा सकता है, तो हम यहाँ बात कर लेते हैं कि INS तीर क्या है। तो INS तीर का विकास 1986 में मझगांव शिप बिल्डर्स के द्वारा किया गया था। तो ये INS तीर एक प्रकार का यानी क्या है, पोत है, एक प्रकार का पोत है। इस जो अभी हाल ही में प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की समुद्र पारी तैनाती करके कोची लौटा है। अब अगला जो न्यूज में था वो था IS/IPS ऑफिसर्स एसोसिएशन के द्वारा एक पहल शुरू की गई है जिसे करुणा के नाम से जाना जाता है। ये करुणा है क्या, तो पहले पता होना चाहिए। IS/IPS ऑफिसर्स एसोसिएशन जो है उसी के द्वारा शुरू की गई है करुणा पहल, जो कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए है। तो करुणा की यहाँ फुल फॉर्म हम समझ लेते हैं कि करुणा की फुल फॉर्म क्या है। तो करुणा का जो फुल फॉर्म है सिविल सर्विसेज, CA से सिविल सर्विसेज, ऐसे एसोसिएशंस रीच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर है। सिविल सर्विसेज एसोसिएशन रीच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर है। तो पूछा जाएगा कि करुणा नामक पहल किसके द्वारा शुरू की गई, तो IS/IPS ऑफिसर्स एसोसिएशन के द्वारा, और किसके लिए, कोरोना वायरस से कम्बाइट करने के लिए, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इसको शुरू किया गया है। अगला बात देखते हैं जो न्यूज में था, तो इसमें था कि अभी हाल ही में रॉबर्ट बेटन जो ब्रिटिश पेंशनर हैं, ये विश्व के सबसे बुजुर्ग
व्यक्ति बन गए हैं। तो कौन? रॉबर्ट बेटन। कौन बने हैं? रॉबर्ट बेटन। ये कहाँ के हैं? तो यूके या ब्रिटेन के हैं और इनकी आयु 112 वर्ष व 355 डेज है। इसके पहले यह कीर्तिमान जापान के चीतेत्सु वाटानाबे के नाम थी, जो कि 23 फरवरी को दिवंगत हो गए हैं। तो अभी विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बने हैं? रॉबर्ट बेटन बन गए हैं, जो ब्रिटिश हैं। अगला देखते हैं कि जो COP 26 यानी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या किया जाता? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे समिट का आयोजन किया जाता है। इसी को COP के नाम से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP की फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जाना जाता है। और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 ये 9 नवंबर से लेकर 20 नवंबर और 2020 के बीच कहाँ होनी थी? या यूके के स्कॉटलैंड के ग्लासगो में यानी होनी थी, जिसको स्थगित कर दिया गया है। अब यहाँ COP 26 की बात कर लेते तो एक COP की शुरुआत कब से होती है? तो 1992 में, चूंकि यानी पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन व्यापक स्तर पर होने लगा था, तो वैश्विक स्तर पर कई पहल शुरू की गई। उन्हीं में से एक पहल जिसे अर्थ समिट के नाम से या रियो डी जनेरियो की समिट के नाम से जाना जाता है। तो और ये पहल 1992 में रियो डी जनेरियो, ब्राजील के रियो डी जनेरियो नामक स्थान पर की गई और तभी से यानी इसी को अर्थ समिट के नाम से जाना गया। और इसका पहला जो COP हुआ वह 1995 में कहाँ? बीजिंग, जर्मनी के बीजिंग नामक शहर में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1 का आयोजन किया गया। और तभी से क्या किया जाता है? प्रत्येक वर्ष जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तथा सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व के राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन किया जाता है। तो इसमें कुछ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इम्पोर्टेंट हैं जो आपको याद रखना चाहिए। तो इसके यानी आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP3 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो 1997 में आपको कोई भी पता करना हो किस नंबर का है तो जो 97 सन दिया है प्रत्येक से आप 1994 घटा दोगे तो आपको नंबरिंग अपने आप पता चल जाएगी कि ये COP किस नंबर का था। जैसे हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो 1997 में ये आपका संपन्न किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना था। तो 97 94 घटाओगे तो कितना 3 बचेगा, तो ये COP कौन सा हो जाएगा, किस नंबर का? COP आपका 3 यानी COP 3 हो जाएगा। तो COP 3 के अंतर्गत यानी पीसीएस में इसके पहले इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में जब ऑब्जेक्टिव टाइप होता था तो पूछे जाते थे, तो प्री के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्योटो प्रोटोकॉल ये जापान के शहर क्योटो में हुआ था। ये COP 3 के अंतर्गत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए संपन्न किया गया था। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट हम COP की बात कर लेते हैं। तो इसके पहले जो 2019 वाला, अब 19 से 94 2019 से 19 यानी 94 घटा दो तो आपका कितना बचेगा, यानी आपका कितना हो जाएगा, तो आप देखोगे 25 साल आपका सीधे आपका आ जाएगा। 9 में से 4 गया 5 बचा, यानी 25 आज हो जाएगा। तो ये COP 25 होगा। तो COP 25 का आयोजन स्पेन के मैड्रिड नामक शहर में 2019 में किया गया था। तो अभी इस साल का 2020 का कहाँ आयोजन होना था, एक COP 26 था और इसका आयोजन कहाँ होना था, तो इसका ग्लासगो स्कॉटलैंड में होना था, लेकिन स्थगित कर दिया गया। और इसके पिछला वाला 2019 का कहाँ हुआ था, तो ये आपका मैड्रिड स्पेन में हुआ था, जो COP 25 था। तो 18 वाला कहाँ हुआ था, तो COP
24 एक कोटावाइस या कोटाविस पोलैंड के कोटाविस नामक शहर में किया गया था। 2018 वाला COP23 था जो कि जर्मनी के बान नामक शहर में किया गया था। इसके अलावा COP22 हम देख लेते हैं और COP22 ये मोरक्को के मराकास नामक शहर में किया गया था जो कि 2017 में संपन्न हुआ था। इसके अलावा सबसे ऐतिहासिक है यानी COP21 ये पेरिस दिसंबर 2016 में हुआ था और इसी को पेरिस जलवायु सम्मेलन के नाम से जाना जाता, जो कई प्रतिबद्धताएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा ली गई थी जिसे पूरा किया जाना यानी क्या है अभी बाकी है। तो ये पेरिस वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। COP21 था जिसका 2016 में आयोजन फ्रांस के पेरिस नामक शहर में किया गया था। इसके अलावा एक आयोजन COP का इंडिया में भी हुआ जो कि जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड था। COP8 पूछा जाए तो आप किस नंबर का होगा तो 6 उधर और 2 ये, तो ये COP8 होगा। तो COP8 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था और ये 2002 में किया गया था। तो ये आपके थे कुछ जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अब अगला देख लेते हैं जो आपका न्यूज में था कि दुनिया की पहली कोविड-19 यानी कोविड-19 लाइब्रेरी जो स्थापित की गई है वो भारत के अलीगढ़ में स्थापित की गई है। तो पूछा जाए दुनिया की पहली कोविड-19 लाइब्रेरी कहाँ स्थापित हुई है तो भारत के अलीगढ़ नामक शहर, और ये अलीगढ़ शहर कहाँ है यूपी में स्थित है। तो यूपी के अलीगढ़ नामक शहर में दुनिया की पहली कोविड-19 लाइब्रेरी स्थापित की गई है जिसमें यानी कोरोना वायरस से संबंधित यानी विभिन्न प्रकार की किताबें, उपन्यास व अन्य कार्यक्रम से संबंधित जानकारियां यानी उपलब्ध हैं। अगला सबसे लास्ट आज का जो करंट है यानी एक साथी ऐप, ये काफी चर्चा में है। तो ये साथी ऐप है क्या तो साथी ऐप होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति अब लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर सकेंगे। कहने का मतलब हुआ जिसमें कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस पाया गया, अगर वो जिसको क्वारंटाइन किया गया अगर वहां से वो अलग होने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है तो ये साथी ऐप तत्काल एक अलर्ट प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग को दे देगा और उस प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम जाके उस व्यक्ति को सीधे यानी क्या कर लेगी, पकड़ लेगी। तो इसका प्रयोग इसके पहले साउथ यानी दक्षिण भारत में किया जा चुका है और उत्तर भारत में पहली बार होने जा रहा है कि NCR के गौतम बुद्ध नगर में किया जाएगा और जिसकी जानकारी गौतम बुद्ध नगर के DM सुहास LY के द्वारा दी गई है। और इस ऐप को उत्तर भारत में प्रयोग करने के लिए HCL नामक कंपनी का सहयोग भी यानी लिया जा रहा है। तो आज की इम्पोर्टेंट न्यूज थी। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, कुछ कंटेंट अच्छी क्वालिटी का आपको लगता है तो इसे आप अच्छा हो तभी सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी के साथ हम कल मिलेंगे। जय हिंद।